हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेई मेंस की जनवरी शिफ्ट में जो 1 फरवरी 2023 को जो इवनिंग शिफ्ट है उस पेपर का। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन को बढ़ाते हैं और पहले हम क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कर रहा है कॉपर 2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉपर 2+। तो ये बिल्कुल सही बात है, कॉपर 2+ जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होने की वजह होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और रीजन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज कॉपर 2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर +1। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज। तो जो रिएक्शन गिवन है हमें PCl5 गैस गिव्स PCl3 + Cl2 गैस। अब इसमें हमें यह नहीं बताया गया है कि जो हीलियम गैस है वो कहाँ कैसे डाली है। हीलियम गैस दो तरह से इंसर्ट की जा सकती थी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो ऑन इंसर्टिंग inert gas at constant volume the reaction will go in that direction। constant pressure लिखा है, सॉरी, तो यहाँ पे प्रेशर ले रहा है, constant pressure के ले रहा है। the reaction will go in that direction where more number of gaseous products are formed। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे इंसर्ट करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ये क्या कर रहा है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and more Cl2 and PCl3 gas will be produced if this condition is satisfied। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कह दी गई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो स्टेटमेंट इसका 4 भी सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके आंसर 2 होने चाहिए थे। ये कंडीशन नहीं गिवन है, एनटीए ने केवल आंसर इसका 2 दिया है, जबकि इसके दोनों आंसर हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन फॉर फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म y = 3x + 2.505। द वैल्यू ऑफ 1/n एंड log k आर रिस्पेक्टिवली। तो एक्स वाई एम वर्सेस पी का ग्राफ बना दिया है। तो अगर हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म के लिए देखें तो ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, log ऑफ एक्स वाई एम इज इक्वल टू होता है log k + 1/n log p, ठीक है। तो log k की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है। log k की वैल्यू अगर हम इसे y = mx + c से कंपेयर कर लें तो ये 2.505 यहाँ c के बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट के बराबर, और ये हो जाएगा 3 × x। तो log k की वैल्यू आ जाएगी 2.505 और 1/n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, क्योंकि 1/n क्या है, यहाँ पे स्लोप है। 1/n क्या है, स्लोप है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, आसानी से किया जा सकता था, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है। पेपर देख के भाई आसानी से कर सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है कि NaHSO3 से रिएक्शन कराई, डाइल्यूट HCl और NaCN और वाटर डाला, ठीक। NaSO3 से तो कुछ होना जाना नहीं है। NaCN से जब रिएक्शन कराओगे तो A क्या बन जाना है, मैं वो बनाता हूं सीधा। A बन जाएगा, यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा, OH आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा CN। फिर LAS से जब रिडक्शन कराएंगे तो ये OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2NH2, ठीक है। तो हमसे ए और बी पूछेगा तो ए पता लग गया, बी पता लग गया। और HCl और वाटर से करोगे तो साइनाइड की हो जाएगी हाइड्रोलिसिस,
और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा OH और COH। तो ये आ गया C, ये आ गया B और ये आ गया A। तो ABC हमें पता लग गए भाई, CN माइनस जो था वो इस पे अटैक करेगा और OH माइनस बनाएगा और वाटर से H मिल जाएगा, डाइल्यूट HCl पहले से कंडीशन दे रखी है। तो जो इसका आंसर अगर मैच कराएंगे तो पहले में CN लगेगा, OH और CN। तो A ऑप्शन हो सकता था या 4 हो सकता था, मतलब 1 हो सकता था या 4 हो सकता था, लेकिन 1 में B को CHO बना दिया, इसलिए 1 गलत हो गया। तो आंसर हमारा 4 सही हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आसानी से हो रहा। अगला क्वेश्चन, इस बार असर्शन रीजन बहुत आए, मैं हर डिस्कशन में बता रहा हूँ असर्शन रीजन बहुत आए, इन पेपर्स को जरूर लगा लेना मेंस से पहले अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कह रहा है जिप्सम इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ वॉल, तो फायर प्रूफ वॉल बनाने के बिल्कुल काम आता है। ठीक है, तो ये तो सही बात हो गई। जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल जिप्सम अनस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे डेड बर्न्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 हमारा। ठीक, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान ही रखना पड़ता है मोर और लेस, और कोई इनका तरीका नहीं होता, इन्हें पता होना चाहिए तुम्हें जिप्सम के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट याद कर लेंगे, K2HgI4 होता है। अब जब नेस्लर्स रिएजेंट का हमें फॉर्मूला पता लग गया तो भाई सारी समस्या ही खत्म हो गई, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल बात है। जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन होती है, तो अमोनियम आयन से रिएक्शन होती है, तो ये K2HgI4 KOH की प्रेजेंस में आयोडाइड ऑफ मिलन बेस बनाता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द कन्वीनियंट प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइसल्फ्यूरिक परऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधा क्वेश्चन है, इसलिए रिएक्शन नहीं लिख रहा। BaO2 से H2O2 बनाते हैं। ठीक है, और 2 इथाइल एंथ्रक के नॉन से कोई नॉन बना देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर पहले में देखोगे तो नाइट्रोजन में कितने हो गए, नाइट्रोजन में 10 हो गए, ऑक्सीजन में 10 हो गए, फ्लोरीन में 10 हो गए, लेकिन इसमें 18 हो गए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इनमें तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम एक ही ग्रुप के हैं, तो एक के नीचे एक आ रहा है। लिथियम पोटेशियम और ये दोनों भी गलत हो गए, तो K+ में हो गए 18, Cl- में हो गए 18, कैल्शियम 2+ में हो गए 18, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इसमें भी हो गया 18, तो इसका आंसर हमारा 4 ठीक आ गया। ये बहुत ही सरल शिफ्ट लग रही है अभी तक देखने से, तो ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्फेनिलिक एसिड गिव्स एस्टरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, सल्फेनिलिक एसिड बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए तो कोई नहीं देता। ठीक, सल्फेनिक एसिड गिव्स रेड कलर विद लेसिग्ने टेस्ट। सल्फेनिलिक एसिड जो होगा उसमें क्या होगा, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होगा, कंटेन्स सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन, अलग अलग लिखते थे, सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये जब लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट के साथ कलर देगा रेड कलर का, तो क्या बनाता है, लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट में आयरन +3 होता है, और ये SCN- बन के क्या बना देता है, FeSCN होल थ्राइस का रेड कलर देता है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो आंसर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन है, कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH व्हेन यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर द यूज। बिल्कुल ठीक बात है, उसका कंसंट्रेशन बिफोर यूज हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि KOH जो होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होते हैं जो जिन्हें री स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। KOH क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ ओपन रखने पे चेंज होता है। ठीक,
और वो CO2 भी एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं 2 हो जाएगा। 1 में तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, 2 में लिखा है। भाई हर पेपर में ऊपर नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि 1 है या 2 है, अपना देख लेना। दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए के लिए, क्योंकि जैसे ही KOH CO2 और पानी एब्जॉर्व करेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो हमें उसे री स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ टाइट्रेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है SN1। SN1 में जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के, और प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 के। तो RX के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ बढ़ेगा लीनियरली। तो ये पहला सही दिख रहा है, दूसरे में पिरिडीन है, बेस से तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो 0 ऑर्डर का ग्राफ है और ये OH माइनस पे डिपेंड कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। ये SN1 रिएक्शन का क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज X। तो H2O2 बना लेते हैं भाई, और इसकी O बॉन्ड लेंथ हमें X दी है और O2F2 में ये हमें Y दी है। ठीक, अच्छा X देन कह रहा है, सॉरी इसमें कंपेयर करके जो ज्यादा आई उसे हम, कम या ज्यादा आई उसे X कहेंगे, और OH बॉन्ड लेंथ को और OF बॉन्ड लेंथ को, दो को कंपेयर करना है। ठीक है, YOH और OF को कंपेयर करना है। तो जो O बॉन्ड लेंथ है वो X, अगर हम इसे A लिख लें और B लिख लें तो A इज ग्रेटर देन B है, क्योंकि S करेक्टर परसेंटेज S करेक्टर F के लगने से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे O के बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं है, और हम जानते हैं O और H में कौन सा बॉन्ड छोटा होगा। O और H में जो बॉन्ड छोटा होगा वो OH और OF में कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, OF बॉन्ड जो होगा वो, OH बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा। ठीक, O बॉन्ड बड़ा होगा और OF बॉन्ड छोटा होगा। तो आंसर इसका 4 आ जाएगा, मतलब OH बॉन्ड जो होगा H का साइज छोटा है, तो OH बॉन्ड इज शॉर्टर देन OF बॉन्ड, और OO बॉन्ड इन O2F2 इज स्मॉलर देन OO बॉन्ड इन H2O2। ठीक है, थोड़ा वो XY के लिखा है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बोलने में। वो मतलब सिंपल तरीके से देखो कि जो O बॉन्ड लेंथ है वो H2O2 में ज़्यादा है O2F2 से। ठीक है, और OH बॉन्ड तो हमेशा ही छोटा होगा OF बॉन्ड से, साइज देख लो H और F का। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है और हमें X और Y पता करने हैं इसमें क्या है। ठीक, अब हमें अगर ऑक्सीजन पे H लगाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें इस पे चाहिए होगा एनहाइड्राइड, जिससे हम एस्पिरिन बना पाए। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा और इसे खोल देगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमें एस्टरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे अल्कोहल चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अल्कोहल चाहिए। ठीक, तो X हो गया हमारा एनहाइड्राइड और Y हो गया अल्कोहल, तो आंसर हमारा 4 आ गया। सिंपल है सवाल, बिल्कुल NCERT बेस्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर विटामिन सी, द मोस्ट स्टेबल अमंग देम। अब जो मोस्ट स्टेबल है उसमें ये ध्यान से देखना कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किस में है। देखो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक तरफ से है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा है, और इसमें O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो पाएगी, O और H इसमें, OH और OH में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत एकदम मतलब अजीब सा सवाल था, फिर भी हम इसे कर तो सकते ही हैं, करना है तो करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है। HF क्या करता है, एल्कीन HF पे अटैक करेगी और इससे क्या बना देगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगी, और इससे जो बनेगा
वो कुछ इस तरह की स्पेशी बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह का आंसर कौन सा आ रहा है? इस तरह का आंसर हमारा नीचे देखते हैं फोर्थ आ रहा है, देखो, है ना। बड़ा क्वेश्चन है, एक फ्रेम में नहीं आ रहा तो 2 फ्रेम में करके देख ले रहे हैं, आंसर 4 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन देखने से पहले आंसर बनाएंगे, पेपर करने का सही तरीका यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेल्ड लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इज। अब कौन सी ऐसी चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल का बर्निंग करते हैं जिससे CO और CO2 निकलती है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग SiO2 का, सिलिका का यूज करते हैं और कार्बन का यूज करते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बन का यूज होता है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें खतरा है। लेकिन यूरिया के प्रोडक्शन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूरिया वॉज द फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया गया। सरल पेपर है ये, इससे जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ध्यान से देखो। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिनोटेड डेल्टा EGH द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है, तो 80 की तो ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि FClBr है। और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ClFbri होता है। ठीक, Cl की ज़्यादा होती है, तो F से Cl की ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टेलेनियम और पोलोनियम में टेलेनियम की ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम है। ये हमने ग्रुप लिखा है, ऑर्डर नहीं लिखा। ठीक है, दिस इज नॉट द ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है। ठीक, तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज़्यादा होती है? सल्फर की ज़्यादा होती है। सल्फर होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 4th आ जाएगा। इस ऑर्डर को याद रखना चाहो रख लेना। वैसे मैंने इसे ऑर्डर को अपने वीडियो में बताया है जब हम लोगों ने सल्फर फैमिली पढ़ी थी। ठीक है, तो सल्फर का ज़्यादा होगा सेलेनियम से, तो हमने उसे टिक कर दिया, तो आंसर हमारा 4 आ गया। सॉरी, सेलेनियम का हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो सल्फर की ज़्यादा होगी किससे? सेलेनियम से। तो इसमें इनकरेक्ट की जगह इन्हें करेक्ट पूछना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ। इनकरेक्ट की जगह ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ये सही आएगा। ठीक है, बाकी तो गलत ही लिखे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल इज। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? कार्बन फैमिली में कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो इसका आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन है, कह रहा है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट अमोनिया गिव्स yield of alpha amino acid carboxylic acid, whereas the yield of amines is very low when prepared from alkyl halide। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ठीक, अगला कह रहा है अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन डिजर्टर फॉर्म इन एक्वा सोल्यूशन, तो ये भी सही बात है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर हम अमाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हाइड्रेट हो जाएंगी, इसीलिए यील्ड उनकी कम रहती है। तो आंसर इसका हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द कॉम्प्लेक्स कैटाइन विच हैज 2 आइसोमर्स। तो अगर इसमें 5 सेम ग्रुप हैं तो ये कैटेगरी में फॉल करेगा MA5B में, जिसका कोई आइसोमर नहीं होगा। ये भी देखो MA5B में आ रहा है, तो ये भी सेम सिचुएशन को फॉलो करेगा। ये भी MA5B में आ रहा है। ठीक है, तो +2 तो है ही सब पे, इसमें +1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब MA6 आ गया, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। जब हमने इसमें सब में लिख दिया नो आइसोमर, तो इसका मतलब इसमें कुछ कौन सी आइसोमरिज्म हो रही होगी, इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म हो रही होगी। तो अगर इसे देखो ध्यान से तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, CO अमोनिया 5। ये कॉमन मिस्टेक है जो देख के आदमी ऑड वन आउट करने के चक्कर में फंस जाता है। और दूसरा आइसोमर इसका क्या होगा? CO अमोनिया 5 ONO। तो इसके 2 आइसोमर बने। और ये कैसे आइसोमर है? ये लिंकेज आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? लिंकेज आइसोमर्स हैं ये। ठीक, ये कैसे आइसोमर्स हैं? लिंकेज आइसोमर्स हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा इंटीजर टाइप का। ठीक, अब कह रहा है द मोलैलिटी ऑफ ए 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ डाईब्रोमीन सोल्यूशन इन CCl4 इज x, द वैल्यू ऑफ x इन। अब हमसे मोलैलिटी पूछा है तो ये कैपिटल M की जगह स्मॉल m होगा, पहली एरर जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या है कि 90 ml ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 10 ml ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही कह रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो आ जाएगा 90 ml है, और इसकी डेंसिटी कितनी दी है CCl4 की 1.6, तो यानी कि ये आ गया 144 ग्राम्स। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, और हम मास निकाल दें। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10 ml और 3.2 है, यानी कि 32 ग्राम्स हो जाएगा। तो मोलैलिटी कितनी आ गई? मोलैलिटी आ गई ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास हो गया कितना? Br2 का 160 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट है 144 इंटू 1000। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.388। सॉल्व मैंने पहले से करके रखा है 2, अगर 16 से करें तो ये 10 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 200 बाई 144 आएगा, तो ये 1.388 आ जाएगा। और हमें 10⁻⁻2 में ऑर्डर लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 138.8 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, यानी कि 139 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 139 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग जाना चाहिए था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? A से B, the above reaction is of zero order. The half life of the reaction is 50 minutes. The time taken for conversion of A to reduce to 1/4 of its initial concentration in minutes. ठीक, अब जो टी हाफ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है A के। ठीक, तो अगर हाफ लाइफ 50 मिनट है तो T 1/4 पोजिशन पे पहुंचाना, यानी कि T 3/4 कितनी हो जाएगी? T 3/4 विल बी 2T हाफ, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। 2T हाफ करें, T हाफ बाई T हाफ प्लस T हाफ बाई 2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा, इक्वल टू लिख सकते हैं इसे। अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर इसे ऐसे लिखोगे तो ये 50 प्लस 50/2 यानी कि 75 मिनट्स आ जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 50 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, तो टी हाफ भी हमारी जो होगी वो फर्दर जब यूज़ करेंगे तो और आधी हो जाएगी, तो 75 मिनट्स हो जाएगी। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर तुम फॉर्मूला लगाना चाहो तो इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाओगे? K इज इक्वल टू 1/T A0 माइनस A। सबकी वैल्यू उठा के रख देना, 2 बार आंसर आ जाएगा, 2 बार में कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग द वाटर इज फाउंड टू बी रेज बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ इथेन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कह रहा है, ध्यान रखना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कह रहा है, दिमाग लगाने वाली बात है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे नहीं। जो हम हीट निकालेंगे वो किस पे निकलेगी? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे निकलेगी। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, CV इंटू dt। ठीक है, तो मोलर मास कितना आ गया? मोलर मास हमें किसका निकालना है? इथेन का। इथेन का मोलर मास कितना होता है? 30 डिवाइडेड बाई 0.3। CV की वैल्यू हमें दी है 20 और डेल्टा टी हमें दिया है 0.5। ठीक, तो इससे ये आ गया, ये ऊपर चला गया, ये आ गया 100 और ये आ जाएगा, ये किलो जूल में दे रखा, ध्यान रखना। तो इसमें 10⁻³ का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि 1000 किलो जूल्स आ गया। ये डेल्टा यू आया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT।
बोलो भाई, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब जरा इथेन को कंबस्ट करा देते हैं तो डेल्टा एन जी निकाल पाएंगे, ट्वाइस CO2 गैस प्लस 3H2O गैस, और यहाँ पे आ जाएगा 7/2। तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा एन जी की वैल्यू है, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 3.5 है, तो कितनी है, कितनी आ गई वैल्यू डेल्टा एन जी की, अच्छा एक इधर है तो 2.5 आ गई है, डेल्टा एन जी 2.5 आ गया, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू हो गया 1000 इंटू 10⁻³ प्लस 2.5 इंटू एन जी। आर की वैल्यू 8.3 गिवन है, हमें आर की वैल्यू ऊपर देख लेते हैं 8.3 गिवन है, और टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटू 300। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा 1006 किलो जूल। तो इसका आंसर जो लिख देंगे हम क्या लिख देंगे 1006 किलो जूल पर मोल लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सवाल था बॉम्ब कैलोरीमीटर का, बिल्कुल आसानी से लगने वाला, कोई कैलकुलेशन की दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnH2O होल 6 ट्वाइस प्लस इज। तो MnH2O होल 6 2 प्लस, इस पे अगर हम लिखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा, तो Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा Ar3d5। Ar3d5 को अगर हम 3d5 को बनाएं तो ये कितने आ गए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें 5 आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि वाटर कैसा है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है हमारा। ठीक, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 5, तो म्यू की वैल्यू आ गई √5 इंटू 5 + 2 यानी कि √35। और हमें नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो ये 5.8 समथिंग आ जाएगा, तो इसे 6 लिख देंगे। ठीक, 35 36 के करीब है, सिंपल बात है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन 5 ग्राम ऑफ is added to 500 ml of water, the depression in freezing point of such water is। ठीक, तो जब एसिटिक एसिड है जो 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो बेसिकली ये हमें आई की वैल्यू देना चाहता है। तो एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, इसी तरह से, तो अगर हम इसे 1 ले लें, 0 0 ले लें, और ये 20% है, तो ये 1 - 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये 0.2 हो गया, तो आई की वैल्यू जो आ गई वो 1.2 आ गई। अब हमें कह रहा है 20% ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन एडेड टू 5 ग्राम्स, व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500, तो मोलैलिटी हमें दे दी है, मोलैलिटी कितनी आ गई 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 इंटू 500 ml ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 दी है इंटू 1000। ठीक, तो इसे कैंसिल कर दें, इसे कैंसिल कर दें, तो ये आ गई 1/6 मोलल आ गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा 1.2 I इंटू KF की वैल्यू कितनी दी है 1.86 इंटू 1/6। ठीक, तो इससे आ जाएगा 0.372, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें 10⁻³ में निकालना है, तो इसका आंसर 372 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा इतना ही, और सीधा हम इसका आंसर 372 लिख देंगे। ठीक है भाई, तो सवालों को ध्यान से लगाना होता है, मेंस के सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, बस लगाने होते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 लैटिसेस, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस with edge length 2 and 2.5 respectively. The ratio of density of lattices of FCC to BCC of metal M। तो पहले निकाल लेते हैं डेंसिटी फॉर FCC, दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं FCC में 4 इंटू मोलर मास अपॉन A³ इंटू Na। तो ये आएगा 4 इंटू M डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है 2, FCC के लिए 2 का क्यूब इंटू Na। ठीक, डेंसिटी ऑफ BCC कितनी हो जाएगी 2 इंटू M डिवाइडेड बाई A³ इंटू Na, और इसके लिए A की वैल्यू जो है वो 2.5 दी हुई है, कितनी दी है 2.5
5 का क्यूब इंटू एन ए दी हुई है, दोनों को जरा डिवाइड मार दो भाई। तो एफ सी सी अपॉन बी सी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू एन ए इंटू 2.5 का होल क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। तो m से m कैंसिल हो गया, na से na कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2.5 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.906। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 4 लिख दिया सीधे। ठीक है, आसान सवाल, सुरक्षा के साथ लगाया जा सकता था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसमें हमें ट्रैंक्लाइजर्स बताने हैं। तो ट्रैंक्लाइजर्स तो यार याद ही रखेंगे, कौन से हैं, क्लोरोलिएज एपॉक्साइड। ठीक है यार, कठिन सा नाम है, बड़ा मुश्किल है बोलने में, जीभ फंस रही है। क्लोरोलिएज एपॉक्साइड, ठीक, ये है वेरानॉल है, वेलिन है, और ये जो ड्रग है सेल्वर्सन, ये यूज हुआ, ये कीमोथेरेपिक ड्रग है, कीमोथेरेपी में यूज होता है। ठीक, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ दोज प्रेजेंट इन कॉपर मैट। कॉपर मैट में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, आयरन नहीं होता प्रेजेंट, तो इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, कॉपर मैट में बेसिकली जो होता है वो होता है Cu2s एंड FeS। ठीक, ये ध्यान रखना, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है वही मैच कराने थे हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 × 10⁻⁻5 मोलर AgNO3 is added to 1 liter of saturated AgBr solution. The conductivity of the solution at 298 Kelvin is। ये थोड़ा लंबा सवाल पड़ेगा, चलो लगाते हैं, इसे शुरू करते हैं। AgBr सॉलिड को हमने क्या लिख लिया, Ag+ और Br- एक्वस लिख लिया। ठीक, इस पूरे को उठा के ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे जगह का सही यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब इसका जो KSP होगा, KSP होगा इसका Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br- का कॉन्सेंट्रेशन। KSP की वैल्यू हमें गिवन है 4.9 इंटू 10⁻⁻13, और जब AgNO3 आ रहा होगा वो तो सारा का सारा Ag+ जो आ रहा होगा वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा होगा, AgNO3 से ही आ रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस जैसा है सवाल ये, इंटू Br-। तो यहाँ से Br- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो Br- कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। ठीक, अब Ag+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, Ag+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁵ मोलर। जैसे अगर हम मोल्स पर लीटर, तो अगर हम इसे मीटर क्यूब में लिखें तो 10⁻⁻2 मोल पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसे। इसी तरह से अगर हम Br- का कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो वो है हमारे पास 4.9 इंटू 10⁻⁸ मोल पर लीटर। ठीक, मोल है ये, मोल पर लीटर, या ऐसे लिखते हैं 4.9 इंटू 10⁻⁵ मोल पर मीटर क्यूब। इसलिए कर रहे हैं मीटर क्यूब में क्योंकि जो हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू हमें मीटर क्यूब में ही दे रखी है, इसलिए हम इसे मीटर क्यूब में कर रहे हैं। ठीक, फिर NO3- की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NO3 भी Ag के जैसा ही है, तो वो भी 10⁻⁻2 मोल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब कप्पा कैसे निकालेंगे, कप्पा ऑफ Ag+ कितना आ जाएगा, कप्पा ऑफ Ag+ आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया वो ऊपर देख लेते हैं, -3 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, तो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵। ठीक, अगर हम इसे -8 के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिखते हैं 6000 इंटू 10⁻⁸। ठीक, इसी तरह से K ऑफ Br- लिखना चाहें तो लिख देंगे 4.9 इंटू 10⁻⁵ इंटू कप्पा इसका कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻3, तो हो जाएगा 39.2 इंटू 10⁻8। इसी तरह से NO3- का भी निकाल लेते हैं, कप्पा ऑफ NO3- कितना आ जाएगा,
बड़ा सवाल है भाई, पहले ही कहा था एडवांस जैसा है, तो ये आ जाएगा कितना 7 इंटू 10⁻³ वैल्यू दे रखी और इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 7000 इंटू 10⁻8। ठीक, तो कपा टोटल हमें निकालना है, तो कपा टोटल कितना आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 6000 प्लस 7000 प्लस 39.2 इंटू 10⁻8, सबको कॉमन लेके जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 13039.2 इंटू 10⁻8। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो फाइनली हम लोग लिखेंगे कितना, 13039 लिखेंगे आंसर इसका। ठीक, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था, 0.2 भी लिखना चाहो तो 0.2 भी लिख दो। ठीक, गंदा सवाल था, इसे पेपर में छोड़ देना चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए इसे। ठीक, तो सीमेन मीटर इनवर्स लिख देंगे इसे। अगला सवाल कह रहा है द टेस्टोस्टेरोन which is a steroid hormone has the following structure, the total number of asymmetric carbon atoms in the structure पूछ रहा है। तो कायरल कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कायरल कार्बन वो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन वो है विच है 4 डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 6 आ जाएगा सीधा सीधा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है भाई, आराम से ये पेपर भी हो गया डिस्कस। नेक्स्ट पेपर में हम लोग मिलेंगे, तब तक देखते रहो भाई। और हम लोग कल मोस्ट प्रोबेबली बोरॉन भी मैं पोस्ट करूंगा, तो बोरॉन को भी देख लेना। बोरॉन तो कर दिया, सॉरी, कार्बन भी पोस्ट करूंगा, तो कार्बन भी देख लेना। तो पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा कल। फिर हम लोग एक मैंने पोल भी रखा है, उस पोल में अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो मैं वही टॉपिक उठा के अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।